कमल ज्योति को पैसे रखने के लिए दे रहा है। अरे हम क्या करेंगे इन पैसों का? अरे रख लो, मायके जा रही हो, काम आएंगे, रख लो। पहले ही आपने इतने पैसे तो दे रखे हैं हमें, और पैसों का क्या करेंगे हम? अरे मायके जा रही हो, किसी चीज पे दिल आ जाता है या लेने का मन कर जाता है तो पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास। आपने तो हमें कभी पैसों की कोई कमी नहीं होने दी, बिना मांगे ही पैसे दे देते हैं हमेशा। हाँ तो हमारी धर्म पत्नी हो तुम, इस घर की मालकिन हो, तो मैं मांगने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कभी। आपको पता है, हमारी सारी सहेलियां हमसे शिकायत करती है कि उनके पति कभी उन्हें पैसे ही नहीं देते, लेकिन हमें तो कभी कोई शिकायत नहीं रही आपसे, क्योंकि आपने हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए ना कभी रोका ना कभी टोका। अरे जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से हमारी जिंदगी रोशन सी हो गई है, हमारी जिंदगी में बरकत ही बरकत हुई है, इसीलिए तो हम तुम्हें बिना मांगे ही पैसे दे देते हैं। आपके होते हुए हमें कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती, हम जानते हैं। ज्योति की आंखें अपने पति कमल की तस्वीर को देखकर उन पुराने दिनों को याद करते हुए भर आती है। आज कमल की 13वीं थी और ज्योति को अपने पति की बड़ी ही याद सता रही थी। माँ, ये पंडित जी क्या कह रहे हैं? 5100 रुपये का दान और करना है? इन 12 दिनों में इतना सब तो किया है, दान धर्म, पंडित जी को सब कुछ दिया है, अब भी ये इतना सब मांग रहे हैं। बेटा अब जो रीत है वो तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कैसे रीत है भला? मरने वाला इंसान तो मर गया, दिवाला तो हमारा निकल रहा है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे पिताजी कितने दिल वाले थे, सबकी मदद करते थे। आज उनकी 13वीं के दिन हमें दिन खोलकर उनके लिए दान पुण्य करना चाहिए। अरे जब पिताजी जिंदा थे तब भी वो इतना ही दान करते थे, जब देखो सबको पैसे लुटाते रहते थे। फिर हमें अब ये सब करने की क्या जरूरत है? आप पंडित जी से कह दीजिए, हम इन सब में नहीं मानते हैं। लेकिन बेटा ऐसा सही नहीं लगता। अरे माँ, आप तो समझदार है, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? पिताजी तो चले गए लेकिन हम तो जिंदा है ना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मुझे अपना भी तो भविष्य देखना है कि नहीं? ठीक है, मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। कमल के जाने के बाद अब पूरे कारोबार की भाग दौड़ उसके बेटे अक्षय के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन अक्षय अपने पिता जैसा जज्बाती इंसान नहीं था। वो हर चीज बड़े ही सोच समझ कर करता था। अक्षय की शादी अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए सबसे पहले अब वो शादी करके सेटल होने के बारे में सोच रहा था। माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है, उसका नाम है टीना। तूने लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं? कहाँ की है लड़की, कौन है, क्या हम उसे जानते हैं? आप उसे नहीं जानती हैं लेकिन मैं उसे जानता हूँ। हम दोनों काफ़ी समय से दोस्त थे, इसलिए अब मैंने सोचा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ लेकिन हमें भी तो शादी की तैयारियां करनी होगी ना, खरीदारी करनी होगी, जेवर लेने होंगे, रिश्तेदारों को मिठाइयाँ देनी होगी। माँ, उन सब की चिंता मत करो, तुम बस अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े ले लेना, बाकी मैं सब देख लूँगा। लेकिन बेटा तुम मुझे पैसे दे दो, मैं सारी खरीदारी कर लूँगी, होने वाली बहू के लिए जेवर भी देख लूँगी। वैसे भी हमारे शर्मा जी है ना जेवर वाले, वो पहचान वाले हैं, उनके यहाँ से अच्छे जेवर मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, टीना अपने जेवर अपने आप ही पसंद कर लेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल की लड़की है, वो होशियार है, तुम फिक्र मत करो, वो खुद देख लेगी। तुम बस अपना देख लो। ये लो 2000 रुपये, अपने लिए कपड़े ले लेना। ठीक है। अक्षय ने अपनी शादी की तैयारियां भी खुद की, यहाँ तक कि टीना के जेवर भी खुद ही ले लिए। शादी में ज्योति के पास ना तो पैसे थे ना ही कोई जिम्मेदारी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गैर की शादी में आई है। अरे बाजी, आपके बेटे की शादी है ना? हाँ जी, मेरे बेटे की ही शादी है। तो ज़रा 50 रुपये तो दीजिए, वो एक भिखारी बाहर खड़ा मांग रहा है, वो भी आपके बेटे को दुआएं देगा। 50 रुपये? बेटा मैं ना अपना पर्स घर पर रख कर आई हूँ, मैं अभी अपने बेटे से मांग कर दे देती हूँ। चलिए छोड़िए, मैं ही दे देता हूँ उसे, फिर सेठ से ले लूँगा। ठीक है बेटा, अब इससे क्या बताऊँ कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं है देने के लिए। अक्षय ने 2000 दिए थे कपड़ों के लिए, बस उसके बाद तो उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं। मेरा पर्स तो बिल्कुल खाली लगा पड़ा है।
ज्योति के बेटे की शादी थी, लेकिन ज्योति के पास 50 रुपए तक नहीं थे। ज्योति को लगा था कि शायद अक्षय शादी की भागदौड़ में बहुत व्यस्त है, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो अक्षय की आदत ही बन जाएगी। आज टीना की पहली रसोई है, आज तो मुझे तुम्हें नेक देना चाहिए। एक मिनट अक्षय, मुझे कुछ पैसे देना, मुझे टीना को नेक देना है। अरे तो मैं ही दे देता हूँ। ये लो टीना, 1100 रुपये तुम्हारा नेक। वाह 1100, थैंक यू। अक्षय, मैं कह रही थी घर का राशन और सब्जियां भी खत्म होने को है, तो मैं जाकर ले आती हूँ बाजार से। अरे माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टीना सब कुछ ऑनलाइन घर पर बैठकर मंगवा लेगी। अब किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन राशन तो हम बनवारी से ही लाते हैं ना, मैं अभी घर पर बैठकर क्या ही करूँगी। इससे अच्छा है तुम मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं ले आती हूँ राशन। माँ, मैंने कहा ना, मैंने टीना के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, वो खुद सब मंगवा लेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्संग सुनिए, मंदिर जाइए, आराम करिए, ये सब चिंता आप छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा। अक्षय और टीना ने घर का हर खर्च और काम खुद में बांट लिया था और घर का खर्च भी दोनों ही चलाते थे। लेकिन इस बीच में ज्योति के पास एक पैसा नहीं था अपने खर्च के लिए। आज तो बड़ा ही सुंदर भजन गाया पंडित जी ने, मन ही खुश हो गया। सच में बहुत ही सुंदर भजन था। अरे इसीलिए हम सब मोहल्ले वाले सोच रहे हैं कि कल एकादशी के दिन पंडित जी को दान देते हैं। मैं तो कहती हूँ तू भी उनके लिए दान लेकर आ जाना, उससे मंदिर की मदद भी हो जाएगी और अपने हाथों से दान भी हो जाएगा। अक्षय से कहूँगी दान के लिए तो फिर से गुस्सा हो जाएगा, और मेरे पास तो खुद के पैसे ही नहीं। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है, कुछ बोल नहीं रही? अब नहीं, तुम सब दान दे दो, मैं फिर कभी दे दूंगी। अरे हमारे साथ देती तो अच्छा होता ना, सब साथ में देंगे तो उनकी मदद भी हो जाएगी। नहीं, मैं फिर कभी दे दूंगी। अभी हमने दूसरी जगह दान दिया था ना, इसलिए अभी नहीं हो पाएगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अरे ये देख, गरम गरम कचौरी वाला जा रहा है, चल खाते हैं। नहीं, तुम खा लो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुझे तो कचौरी बहुत पसंद है। जब भाई साहब जिंदा थे तो वो तेरे लिए हर दूसरे दिन ले आते थे, है ना? हाँ, पर उनके जाने के बाद जैसे सब कुछ ही बदल गया। अब कचौरी खाने का मन ही नहीं करता। तो ठीक तो है ना ज्योति? हाँ ठीक हूँ, बस उनकी बहुत याद आती है। वो मुझे घर की लक्ष्मी कहते थे, पता है। जितना भी कमाते थे सब कुछ मेरे हाथ में लाकर रख देते थे। अब तो ना वो रहे और ना ही। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तू खा ले कचौरी, मैं चलती हूँ। ज्योति के पास अपने खुद के पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि अगर उसे कुछ भी खरीदना होता तो उसे अक्षय को सफाई देनी पड़ती कि उसे किस लिए पैसे चाहिए। अरे दवाइयाँ तो मैं लाया हूँ ना माँ, आपकी सब कुछ तो ला कर दिया है, आपका साबुन, दवाइयाँ, पाउडर। अब आपको किस लिए पैसे चाहिए? और वो बेटा, कल मोहल्ले में शादी है ना, तो उसके लिफाफे में 500 रुपये डालने थे ज़रा। हाँ तो 2 लिफाफा मैं डाल देता हूँ। और 500 रुपये क्यों डालने हैं? 200 रुपये सही है बस। बेटा, उनसे हमारा सालों पुराना रिश्ता है। तुम्हारे पापा और भाई साहब बहुत पुराने दोस्त हैं। उनकी बेटी की शादी में हम 200 रुपये डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उनका रिश्ता पापा के साथ था, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। 200 रुपये सही है, ये लीजिए लिफाफा। अक्षय, मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे दे देता तो अच्छा रहता। अरे माँ, आपको जब पैसे चाहिए होते हैं मैं देता हूँ ना। आप अपने पास पैसे रख कर क्या करेंगी? दवाइयाँ, राशन, आपका हर सामान तो मैं आपको ला कर देता हूँ। अब क्यों चाहिए पैसे? ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो बस ये कह रही थी कि खुद के पैसे होंगे तो सही रहता है। कभी किसी चीज़ पे दिल आ जाए तो तुझसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो आप फालतू चीज़ों में पैसे बर्बाद करना चाहती है, और आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे कहिए, मैं ला दूंगा। ये क्या होता है पैसे दे दो, पैसे दे दो? आप तो सबको पैसे बांटती फिरेंगी। आपको जो चाहिए मुझसे कहिएगा, बस। ठीक है बेटा।
ज्योति के बार बार कहने पर भी अक्षय ने ज्योति के हाथ में कभी पैसे नहीं दिए, लेकिन अब ज्योति ने पैसे लेने का एक और तरीका अपना लिया था। अरे टीना, मैंने इसमें 2,000 रुपये रखे थे, तुमने देखा है क्या? नहीं तो मैंने नहीं देखे, क्यों, क्या हुआ? अरे कल ही मैंने इस जेब में 2,000 रुपये रखे थे, पता नहीं अब मिल नहीं रहे। तुम दुकान पर ही भूल गए होगे, तुम्हें याद नहीं होगा। अरे नहीं, मुझे याद है, मैंने इसी जेब में पैसे रखे थे, पता नहीं अब कहाँ गए। अरे देख लो, यहीं कहीं होंगे, कहीं रखकर भूल गए होंगे। ये भी हो सकता है। अक्षय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे लगा था कि वो शायद सच में पैसे दुकान से लाया ही नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसके कमरे से 5,000 रुपये गायब थे। मैंने यही तो रखे थे इस कबर्ड में, कहाँ गए? टीना, टीना, क्या हुआ? मैंने यहाँ कल रात को 5,000 रुपये रखे थे, कहाँ गए? अरे मुझे नहीं पता कहाँ रखे थे तुमने, मुझे तो अभी अभी पता चल रहा है कि यहाँ 5,000 रुपये भी थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल ही रात को तो रखे थे, यहाँ अभी मिल नहीं रहे। कल रात को वो मिस्त्री आया था, उसने तो नहीं लिए होंगे। अरे हाँ, कल वो यही कमरे में ही दरवाजा ठीक कर रहा था ना, उसी ने लिए होंगे जरूर। तभी कहती हूँ पैसे ध्यान से रखा करो, हो गए ना चोरी। आगे से ध्यान रखूंगा भैया। ये दूसरी बार था जब अक्षय के पैसे चोरी हुए थे, लेकिन अब हर दूसरे दिन अक्षय के साथ कुछ न कुछ ऐसा हो ही रहा था। अरे तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे क्या पता तुम्हारे 4,000 रुपये किसने लिए है? हमारे कमरे में और कोई आता जाता नहीं, हम दोनों के अलावा और कौन ले सकता पैसे? मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं क्यों लेने लगी तुम्हारे पैसे? मुझ पर चिल्लाना बंद करो, समझे? अरे तो और कौन हो सकता है जो इस घर में ऐसा काम कर सकता है? क्यों, तुम भूल गए क्या? तुम्हारी माँ भी रहती है इस घर में, जिसे तुम फूटी कौड़ी भी नहीं देते। वो चुराती होंगी हम दोनों की नजर से बचाकर पैसे। माँ ये काम करती है? हाँ नहीं तो क्या, आज भी मैंने एक आदमी को उनके कमरे में जाते हुए देखा है। मुझे तो लगता है वो उसे ही पैसे दे रही हैं अपने बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए। इसका मतलब मेरी माँ चोर है? आज भी वो इंसान आता ही होगा माँ जी के पास, आज तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ, आज तो चोर माँ को पकड़ ही लूंगा। अक्षय और टीना दरवाजा खोलकर ज्योति के पास आते हैं और उसी वक्त ज्योति कालू नाम के एक व्यक्ति को पैसे दे रही थी। देखा, मैंने कहा था ना यही चोर है। देखो, ये वही 4,000 है जो तुमने अपने कमरे में रखे थे। अरे ये तो वही 4,000 है, इसका मतलब सच में माँ आप ही चोर है? हाँ, ये सच है, तुम्हारे सारे पैसे मैंने ही चुराए हैं, मैं ही चोर हूं। आपको शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? आपको क्या कमी रखी है मैंने? वक्त से खाना, दवाइयाँ, कपड़े सब तो आपको मिल जाता था, फिर आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे इनकी नीयत ही खराब हो गई है तुम्हारे पैसे देखकर, देखो इसलिए कितने पैसे दे रही है। बस बहुत हो चुका आप दोनों का। अरे तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? मैं आपके पिताजी का सेवक हूँ, मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया है, और आप जिसे अपना पैसा कह रहे हैं ना, वो हमारे दयालु मालिक का पैसा है। उन्होंने ये कारोबार खड़ा किया है। और रही बात माँ जी के चोरी करने की, तो इसमें भी आपकी ही गलती है। माँ जी ये पैसे अपने लिए नहीं, बल्कि मालिक का वचन पूरा करने के लिए चोरी कर रही थी। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वचन दिया था, और इसीलिए माँ जी ने आपके पास से अपने पैसे चुराए। मालिक माँ जी को लक्ष्मी मानते थे, जो कुछ भी कमाते थे सब उनके हाथ में लाकर रख देते थे। लेकिन आप जैसी औलाद है कि अपनी माँ को जरूरत के पैसे भी नहीं दे रही। खाना, कपड़े और छत तो वृद्धाश्रम में भी मिल जाता है, लेकिन अपने ही बेटे से बार बार पैसे मांगना कितना दर्द देता है, मुझे सब पता है। छोड़ कालू, गलती मेरी है, मैंने चोरी की है। नहीं माँ जी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बिना मांगे ही अपने माता पिता को कुछ पैसे दे देने चाहिए, जिससे वो बिना हाथ फैलाए सर ऊंचा करके जी सके। और यह है कि सही कहा आपने, मैं नालायक औलाद हूँ। मैं पैसे में इतना अंधा हो गया कि ये भी भूल गया कि ये सब मेरे माता पिता का ही दिया हुआ है। माँ मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे नहीं पता कैसे आपसे नजरें मिलाऊं,
लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माता पिता के लिए तो बच्चे हमेशा ही छोटे रहते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि एक उम्र के बाद माता पिता के पास पैसे नहीं रहते, इसलिए उनका सहारा बच्चे ही होते हैं। अगर बच्चे उन्हें नज़रअंदाज करते तो फिर मेरे जैसी बदनसीब माँ चोरी करने लगती है अपने पति का वचन पूरा करने के लिए। नहीं माँ, गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आप चोर नहीं हो माँ। रवीना किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुनीता उसके पास आती है और कहती है, रवीना बहू, जल्दी से किचन का काम खत्म करके कुछ अच्छा सा खाना बना ले। लेकिन माँ जी, खाना तो बना हुआ है। हाँ, मैं जानती हूँ खाना बना हुआ है, लेकिन कुछ ढंग का बना ले, क्योंकि तेरी बुआ सास आ रही है। बुआ सास आ रही है? वो भी अचानक? कुछ हुआ है क्या माँ जी? बुआ जी अचानक घर आ रही हैं? अरे नहीं रवीना, कुछ नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए थे उन्हें यहाँ आए हुए, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ रही हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी बुआ जी के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। आप मुझे बताइए ना, उन्हें खाने में क्या पसंद है, वही बनाती हूँ मैं। बहू देख, वो गांव से आ रही है, इसलिए कुछ सादा खाना ही बना ले। और हाँ, ध्यान रहे कि उनके सामने तो अपने सर से पल्लू मत हटाना। वो गांव से है ना, इसलिए थोड़ा गांव वाली सोच है उनकी। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। रवीना की बात सुनने के बाद सुनीता को सुकून मिलता है और वो चैन की सांस लेकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन क्या सच में रवीना अपनी बुआ सास को संभाल पाएगी? ये तो हमें तब पता चलेगा जब उसकी बुआ सास सावित्री वहां आएगी। रवीना अपनी बुआ सास के लिए दाल, चावल और कुछ पकोड़े बनाकर तैयार कर देती है। कुछ घंटे बाद जब सावित्री आती है तो रवीना अपनी बुआ सास के पैर छूती है। दूधो नाव पुतो फलो। वैसे बहू, घर तो बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ जी जी, आखिर बहू किसकी है? अब मेरी बहू है तो साफ सफाई तो रखेगी ना। खैर छोड़ो इन सबको। आप ये बताइए, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सुनीता, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बस थोड़ा एड्रेस भूल गई थी, लेकिन फिर याद आ गया। वो क्या है ना, बहुत समय हो गया है यहाँ आए हुए, तो थोड़ा ध्यान से हट गया था। अगर ऐसी बात थी बुआ जी तो आप मुझे बता देती, मैं इनको आपके पास भेज देती लेने के लिए। अरे कोई बात नहीं बहू, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। सावित्री की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रवीना सावित्री को उसके कमरे में ले जाती है। कमरा देखकर सावित्री की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो रवीना से कहती है, बहू ये तो बहुत बड़ा कमरा है, इस कमरे में कौन कौन सोता है? वो बुआ जी, इस कमरे में आपके सिवा और कोई नहीं सोएगा, ये कमरा आपका है। इतना बड़ा कमरा? अरे तुझे पता भी है, इतने बड़े कमरे में तो हम 4 जने आराम से सो जाएंगे, और तुम हो कि इतने बड़े कमरे में अकेले सोते हो। डर वर नहीं लगता क्या? इसमें डरने वाली क्या बात है? घर है और घर में डर थोड़ी ना लगता है। हाँ, ये बात भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज रात यहीं गुजार लूंगी, लेकिन आज मैं अकेले सो रही हूँ। कल से मैं या तो सुनीता के साथ सोऊंगी या फिर तेरे। रवीना अपनी बुआ सास को कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। रवीना के जाते ही सुनीता अपनी ननद सावित्री के कमरे में आती है। जी जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर सब ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ सुनीता, सब ठीक तो है, लेकिन ये कमरा ना बहुत बड़ा है। ऊपर से इस कमरे से बाहर का नज़ारा बराबर दिखता है। मैंने सुना है इससे कमरे में अक्सर भूत प्रेत का साया होता है। नहीं नहीं जीजी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। और वैसे भी आप तो गांव की है, गांव के लोगों को भूत प्रेतों से डर थोड़ी ना लगता है। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और जैसे ही वो बेड पर बैठती है वैसे ही वो अपने बेड के चारों तरफ हाथ फेर कर सुनीता से कहती है, सुनीता, तूने घर में गत्ते तो बहुत अच्छे लगवाए हैं,
देखो तो कितने मुलायम और आरामदायक है। गांव में ऐसे मिलते कहाँ हैं? अगर गांव में ऐसे मिल रहे होते तो मैं भी अपने घर में ऐसा ही एक गद्दा लगवाती जिस पर मैं आराम से सो सकती थी। लेकिन हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो गांव में शादी हुई, ऊपर से ऐसे घर में शादी हुई जहाँ किसी चीज की फैसिलिटी ही नहीं। कोई बात नहीं जीजी, ये भी तो आप ही का घर है, आप यहाँ जब चाहे तब तक रह सकती हैं। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सावित्री हर चीज पर नजर लगाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रवीना महंगी साड़ी पहनकर आती है तो उसकी इतनी महंगी साड़ी देखकर सावित्री कहती है, रवीना बहू, साड़ी तो तेरी बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से खरीदी तुमने? और साड़ी को पहनकर जा कहाँ रही है तू? बुआ जी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस मार्केट जा रही थी सब्जी लेने के लिए। और ये साड़ी ज्यादा महंगी नहीं है, 2000 की है बस। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी तू बाजार पहनकर जा रही है? अरे तुझे पता भी है 2000 की साड़ी हमारे गांव में हम शादी पार्टी में पहनते हैं, और तू है कि मार्केट जाने के लिए 2-2 हजार की साड़ियाँ निकाल रही है। अरे बहू, इसको संभाल कर रखते, आने वाले समय में कभी कोई शादी ब्याह होगा तब काम आ जाएगी ये। बुआ जी ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पास इससे भी अच्छी और महंगी साड़ियाँ रखी हुई हैं, फिर मैं ये साड़ी शादी पार्टी में पहनने के लिए क्यों रखूं? और वैसे भी ये गांव में बहुत महंगी होगी, लेकिन शहर के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सस्ती वाली है। राम 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 राम, ये इतनी महंगी साड़ी है और तू कह रही है कि ये सस्ती साड़ी है? पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, पैसों को तो पानी की तरफ फूंकते हैं। बुआ जी मैं बाजार जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। इतना बोलकर रवीना आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो सावित्री की बात काट देती है। ये देखकर सावित्री रवीना से चिढ़ जाती है और वो सीधा पहुंचती है सुनीता के पास। जीजी क्या हुआ? आपका मुंह गुस्से से लाल पीला क्यों हो रहा है? कोई बात है क्या? अब क्या बताऊं सुनीता, तूने तो अपनी बहू को अपने सर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे अपने सर से नहीं उतारेगी ना तो वो तेरे सर पर चढ़ के तांडव करने वाली है। अरे पर हुआ क्या, कुछ तो बताइए। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसे सारी बात बताती है। वो जानने के बाद सुनीता कहती है, जीजी वो शुरू से शहर में रहती आई है, उसने कभी गांव को देखा तक नहीं है, इसलिए उसे गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी जो बच्चा शुरू से शहर में रहता आया हो उस पर हम गांव के तौर तरीके थोप कर उसे कैदी तो नहीं बना सकते ना। सुनीता तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बहू को इतनी आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे सर पर चढ़ कर नाचे। बाकी तेरी बहू है, तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी मान तो उसको इतनी छूट मत दे ताकि आगे चलकर तुझे ही दिक्कत हो। इतना बोलकर सावित्री वहां से चली जाती है। और कुछ घंटे बाद जब रवीना बाजार से वापस आती है तब सुनीता रवीना के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और समझाती हुई कहती है, रवीना बहू, मैं मानती हूँ कि दीदी के यहाँ रहने से तुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन कुछ समय की बात है, तो उनके सामने अपनी जुबान तो मत खोल। मेरा मतलब है कि तू उन्हें लगे मुंह जवाब मत दे। गांव में ना ऐसा नहीं होता है जैसा यहाँ शहर में हो रहा है, इसीलिए तू उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कर। हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, शायद मेरी ही गलती है, मुझे बुआ जी के सामने वो साड़ी पहनकर जाना ही नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी और उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी। रवीना और सुनीता आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की ये बात दूर खड़ी सावित्री सुन लेती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। और कुछ घंटे बाद रवीना बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उसके पास ले जाती है। बुआ जी देखिए मैं आपके लिए क्या बनाकर लाई हूँ, आपकी मनपसंद मखाने वाली खीर। बहू इन सब की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैं तो हर चीज़ में कमी ही निकालती हूँ। नहीं बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है, गलती मेरी ही है जो मैंने आपकी बात को इग्नोर किया और आपको हर्ट किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं बहू, माफ़ी तुझे नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए।
तेरी बुआ गरीब है ना, इसलिए उसने आज से पहले इतनी महंगी और इतनी बड़ी चीज़ देखी नहीं, इसीलिए ना मैं ऐसा बोल पड़ी। नहीं नहीं बुआ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और किसने कहा कि आप गरीब हैं? आप बिल्कुल गरीब नहीं हैं। वैसे भी अगर आप मुझे किसी चीज़ के लिए रोक रही हैं, टोक रही हैं, तो मेरे अच्छे के लिए ही होगा ना। रवीना की बात सुनकर सावित्री उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब सावित्री का अपने घर जाने का समय आ जाता है। सुनीता बहू, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे ये तो हमें बोलना चाहिए, हमसे कोई गलती हुई हो तो भूल चूक समझकर माफ कर दीजिए। नहीं नहीं सुनीता, तुमसे गलती नहीं हुई, बल्कि तुमने तो मेरा मान सम्मान रखा, बहू को भी काफी समझा कर रखा। सावित्री सबको गले से लगाती है और इस तरह वो दोबारा अपने गांव चली जाती है और यहाँ रवीना एक बार फिर अपनी सास सुनीता के साथ खुशी से रहती है। ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से, जहाँ वो लाल साड़ी में नजरें झुकाए सोफे पर बैठी हुई थी। उसके एक बाजू में बैठी थी उसकी माँ शकुंतला और दूसरे में पिता राकेश। सामने की ओर बैठा था प्रेम, जो बार बार चोर नजरों से प्रिया की झलक पाने की कोशिश कर रहा था। प्रेम अपने पेरेंट्स नरेश, सीता और भाई भाभी के साथ प्रिया को देखने आया हुआ था। ऐसा कैसे भाई साहब, अभी तो मुश्किल से 500 ग्राम गाजर का हलवा भी खत्म नहीं किया आप लोगों ने, और वो 15 किलो स्टॉक जो गाड़ी में लेकर आए वो कौन खाएगा? अरे भाई, मिठाई वालों से रिश्ता करने की सोच रहे आप तो मिठाई तो खानी पड़ेगी ना। पर ये तो चीटिंग कर दी भाई साहब आपने। आप हमारे घर हमारी बेटी को देखने आए हैं और नाश्ता भी साथ लेकर आए हैं, ऐसा कौन करता है भला? खातिरदारी का मौका तो हमें मिलना चाहिए था। गाजर के हलवे का टेस्ट हो या पुरानी रिश्तेदारी, कमरे की लंबाई चौड़ाई हो या सड़क के गड्ढे, ऐसे सारे टॉपिक्स पर पिछले 2 घंटे से आपसे बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है दुनिया भर की सारी टॉपिक कवर हो चुकी है, सिवाय इसके कि प्रिया को प्रेम पसंद है या नहीं। और प्रेम को प्रिया पसंद है कि नहीं, ये भी तो टॉपिक हो सकता है ना भाभी। लो बोल पड़े महाशय, तब से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था तू। हाँ, तू कौन सी अपनी बारी में चुप बैठा था? तू तो ढूंढ ढूंढ कर एक एक बात पूछ रहा था ज्योति से। उल्टा हम बहू से ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाए थे। खुद की बातों में हम दोनों बच्चों की बात ही भूल गए भाई साहब। तो अभी कौन सी देरी हो गई है भाई साहब, बच्चे भी यही है, आप हम भी। जय शकुंतला, दोनों बच्चों को अंदर ले जा, आपस में बात कर लेंगे। प्रेम को तो प्रिया से बात करने की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो तो एक नजर में ही उसे अपनी बीवी मान चुका था। पर प्रिया को अपने मन के कुछ सवालों के जवाब प्रेम से चाहिए थे, इसलिए वो प्रेम के साथ कमरे में चली जाती है। बाहर पापा और अंकल के बीच की बातें सुनी मैंने। आप लोगों का बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा मिठाइयों का काम है। गलत मत समझिएगा प्रेम, मैं घर के कामों से भाग नहीं रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आगे मुझे भी बिजनेस में आने का मौका मिले। फ्री टाइम पर घर पर रहकर मैं क्या करूँगी? मेरा मानना है कि टाइम का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा होता है। आपसे पहले कुल मिलाकर 7 लड़कियां देखी मैंने, और 7 ने मुझे देखते ही रिश्ते के लिए हामी भर दी। सच कहूँ तो वो हाँ मुझे देखकर नहीं, हमारा बिजनेस, हमारे घर और हमारी गाड़ियों को देखकर कहा गया था। भगवान की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है मेरे परिवार में। ऑलमोस्ट हर एक काम के लिए एक नौकर लगा हुआ है। तो वो लड़कियां मेरे घर इसलिए आना चाहती थी ताकि वो आराम फरमा सके, किटी पार्टियां कर सके। उनमें से किसी ने भी ना मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट दिखाया, ना ही अपने काम को लेकर कोई बात की। आप वो पहली लड़की है जो मुझसे बात करना चाहती थी, चीजों को क्लियर करना चाहती थी, जो खुद घर के काम के साथ बिजनेस को संभालना चाहती है। ऐसे में आपको लगता है कि मैं मना कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, एक शर्त है, जिस तरह आप बिजनेस में एंट्री मारेगी, मैं भी किचन में एंट्री मार जाऊंगा। काम बराबर होना चाहिए। प्रेम की बात सुनकर प्रिया के मन को तसल्ली हो जाती है और वो भी रिश्ते के लिए हामी भर देती है। अपने ससुराल के पहले दिन प्रिया आराम से कमरे में सो रही थी, तभी सर सर की आवाज से उसकी नींद टूटती है। सॉरी भाभी, आप भैया से मेरी शिकायत मत कीजिएगा।
अरे पर मैं आपकी शिकायत क्यों करूंगी दीदी? वो भैया जी ने धीरे धीरे झाड़ू लगाने को कहा था कि आपकी नींद टूट ना जाए, पर बचते बचाते भी आपकी नींद खुल ही गई। अरे कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी मुझे तो उठना ही था। अच्छा वक्त क्या हो रहा है? 9 बज गए। अपने ससुराल में पहले दिन इतनी देर कौन सोता है? प्रिया जल्दी जल्दी तैयार हो। प्रिया हड़बड़ाकर बाथरूम में भागती है और तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। उठ गई बहू, नींद पूरी हो गई ना? जी मम्मी जी, वो नई जगह थी ना तो वक्त का पता नहीं चला। कमरे में रोशनी भी नहीं आती ना। कमरे में रोशनी तो आती है प्रिया, वो तो प्रेम ने खिड़कियों पर पर्दे लगा दिए थे ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। अपनी जिठानी की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब ससुराल में आपकी पहली सुबह ही इतनी प्यारी हो तो कौन ना खुश हो। प्रिया बड़ी खुश हो जाती है और सभी का आशीर्वाद लेकर रसोई में जाने लगती है। अरे बाबा, फिर उठ गई तू? पैर में चक्के लगा कर आई है क्या? किस चीज की हड़बड़ी है? सवेरे सवेरे शरीर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में नाश्ता ज्यादातर बाहर से ही आता है। भोला भैया को बोल दिया है मैंने, वो नाश्ता लेकर आते होंगे। 10 मिनट बाद घर के ड्राइवर भोला भैया सभी के लिए समोसे, कचौरियां, पूरी और सब्जी लेकर आते हैं। अब बताओ बहू, कैसा स्वाद है कचौरियों का? इन्हें खाकर मायके को भूल जाएगी तू कि नहीं? क्या जी, आप बिना ससुराल में सोने के लड्डू ही क्यों ना मिल जाए। इतनी जल्दी मायका मन से जाता थोड़ी ना है। और ये बेचारी तो कल ही आई है। नाश्ते के बाद घर के मर्द दुकान पर चले जाते हैं। सीता हॉल में टीवी देखने बैठ जाती है और ज्योति अपने कमरे में जाकर सेल्फ केयर में लग जाती है। तुम विश्वास नहीं करोगी मम्मी, मैंने सोचा नहीं था कि ससुराल नाम की खीर भी इतनी मीठी सी हो सकती है। ना जिठानी को बेकार के पंगे लेने में इंटरेस्ट है, ना मेरी सास मुझे पैच करने आ रही है, या तो कोई चाहता ही नहीं कि मैं काम करूं। सभी अपना काम खुद कर लेते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता। आज पहला दिन हुआ है ना बेटा, आगे जाकर सारा वक्त खाने पीने में ही जाएगा तेरा। तो फिर तुम मम्मी ये सुनो, मेरे ससुराल में नाश्ता बाहर से आता है। कहाँ हमारे घर पूरे हफ्ते का इंतजार करने के बाद संडे को हमें बाहर के समोसे, कचौरियां खाने को नसीब होते थे, और यहाँ हर रोज सब वही खाते हैं। ये लोग जैसे दिख रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही है, तुम फिक्र मत करो। बस बस बेटा, तू इसी तरह खुश रह और इसी तरह अपने ससुराल की अच्छी अच्छी बातें बताती रहे मुझे। और इस तरह प्रिया के ससुराल में उसके दिन बड़े मौज से बीत रहे थे। रात के खाने की तैयारी करने प्रिया और ज्योति रसोई में जाती हैं। मैं जल्दी से सब्जियां धोकर काट देती हूँ, तब तक आप आटा लगा दीजिए भाभी, फिर बाकी काम कर लेंगे। अगर ये सब भी हम ही कर लेंगे तो नौकर क्या करेंगे प्रिया? मेरा मानना है जब तक भगवान चांदनी देता है तब तक उस चांदनी का मजा लूट लेना चाहिए, बाकी की बाद में देखनी चाहिए। सुजाता दीदी, आपने खाने की तैयारी करके नहीं रखी है? बालकनी में लगे पौधों में कीड़े लग गए थे ना, तो उन्हें साफ कर रही थी बड़ी भाभी। अभी खाने की तैयारी कर देती हूँ। सुजाता फटाफट सब्जियां काट देती है, आटा गूंद देती है, फिर जरूरत की चीजों को स्लैब पर रखकर किचन चक्का चक करके रसोई से चली जाती है। अब बता तो प्रिया, क्या काम करना है तुझे? करने को काम बचा ही कहाँ है भाभी, बस रोटियां सेकनी है और सब्जी छौंकनी है। उसके लिए तो हम 2 लोग हैं। और हम दोनों को ये काम भी ना करना पड़ता अगर पापा और जीतू के गले से काम वाले के हाथ का बना खाना उतर जाता। क्या सच में? मतलब कि इस घर में वैसा कोई काम करने को है ही नहीं? है ना बाबा, बहुत काम है। शादी के चक्कर में ना मैंने जिम जाना छोड़ दिया था, फिर मैं शाम को युवा क्लास जाती, फिर इतनी सारी किटी पार्टी होती है मेरी। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना फ्रेंड सर्कल बना लो, या मैं तुम्हें अपनी ही किटी में ज्वाइन करवा लेती हूँ। हमारे घर में काम का ज्यादा प्रेशर नहीं है, काम वाली सारे खाने की तैयारी कर देती है। अरे कभी कभी अगर मैं घर पर नहीं रहती हूँ ना तो मम्मी सब्जी छौंक भी लेती है। वक्त क्या लगता है सब्जी छौंकने में? किसी ने सही कहा है, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुमसे कहा था भगवान कि 10th क्लास में मुझे 90% दिला देना, पर तूने तो 60% पे ही रोक दिया।
फिर मैंने 12वीं में कहा था मेरी पसंद की क्रश से मेरी सेटिंग करवा दे, तो हम दोनों में तूने कलेश करवा दिया। और इस बार जब मैंने शादी से कोई उम्मीद नहीं रखी थी तो तूने छप्पर फाड़ कर प्रसाद दे दिया। जय हो प्रभु, तेरी जय हो, तेरी माया तू ही जाने। प्रिया की लाइफ टोटली सॉर्टेड थी। पहले उसे डर था कि उसकी शादी के बाद उस पर काम का प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा, उसे जॉब करने नहीं दिया जाएगा, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। पर प्रेम के घर आकर उसकी ये सारी इनसिक्योरिटी जा चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि अब उसे उन चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सास और भाभी की तरह वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर देती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और प्रिया की शादी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं। एक शाम प्रिया के फोन पर प्रेम का कॉल आता है। अरे प्रिया, तुम अभी तक घर नहीं आई? अरे तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए प्रेम? तुम तो 10-11 बजे तक घर आते थे ना। वही तो, क्या बताऊं प्रिया, आज तो दुकान में इतने कस्टमर थे कि मिठाइयों का स्टॉक शाम होते होते ही खत्म हो गया था। तुम तो जानती हो, हमारे दुकान के गाजर का हलवा खाए बिना एमपी में किसी की सुबह नहीं होती। अब तो भैया ने गाजर की 2 और भी मिठाइयां ऐड कर दी दुकान में, तो स्टॉक और जल्दी आउट हो जाता है। ये 2 घंटे भी मैंने दुकान एक्स्ट्रा खोल रखी थी। अब तुम जल्दी से आ जाओ और रोटियां सेक दो। मम्मी ने सब्जी बना दी है, भाभी से बात हुई है मेरी, उन्हें आने में जरा देर होगी। अरे तो सब्जी कल खाई जाएगी ना, आज अपन बाहर खा लेते हैं। मैं यहाँ द क्वीन होटल के पास खड़ी हूँ, तुम सभी को लेकर यहीं आ जाओ। द क्वीन? वो तो 5 स्टार होटल है प्रिया। हाँ तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम 5 स्टार होटल कभी गए नहीं। अभी पिछली बार जब मैं कह रही थी कि रुक जाओ मैं आ रही हूँ, रोटियां बना दूंगी, तब तो तुम मम्मी पापा को लेकर 5 स्टार में जाकर बैठ गए थे। और अब जब मैं खुद बाहर चलने को कह रही हूँ तो इतना क्यों सोच रहे हो? प्रिया की जिद के पीछे प्रेम पूरे परिवार को लेकर द क्वीन होटल पहुंच जाता है। हर इंसान के लिए 3-3 नान कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे बहू? 1 नान काफी रहेगा, नहीं जीतू की अम्मा? वही तो, यहाँ तो 1 नान भी 3 टुकड़ों में आते हैं। मेरा और तेरे ससुर जी का 1 नान में पेट भर जाएगा बहू। बेकार में एक्स्ट्रा खाना मंगवा कर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपने कहा मम्मी जी कि 1 नान के 3 टुकड़े आते हैं, हम तीनों वो टुकड़े ले लेंगे। वैसे भी अभी शाम को ही तो हमने नाश्ता किया था, इतनी भूख भी नहीं है। ज्योति बहू बिल्कुल ठीक कह रही है जीतू की अम्मा। बाकी अगर रात को भूख लगी तो मिक्सचर वगैरह खा लिया जाएगा। तो ये तय रहा, 3 लोगों पर 1 नान। अरे ये आप सब कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पूरे एमपी में सिक्का चलता है हमारा। हमारे गाजर के हलवे को खाए बिना एमपी के लोगों की सुबह नहीं होती। किस चीज की कमी है हमें जो हम ऐसे पैसे बचा रहे हैं? अगर खाना एक्स्ट्रा बचेगा तो पैक करवा कर गरीबों को दिया जाएगा। मैं तो 2 प्लेट मंचूरियन, 2 प्लेट फ्राइड राइस, 2 प्लेट बेबी कॉर्न और सभी के लिए मिलाकर 10 नान ऑर्डर कर रही हूँ। हे भगवान, कोई इसे समझाए। सर्दियां जा रही है, गर्मियां आ रही है, अब कौन खाएगा गाजर का हलवा? अब खाना आ चुका था तो उसे वेस्ट तो जाने नहीं दिया जा सकता था। सभी दुखी मन से उस खाने को खाते हैं और फिर आती है बिल देने की बारी, जो थी पूरे 6,000 रुपए की। 6,000 रुपए का बिल? जरा बिल फिर से कैलकुलेट कीजिएगा भाभी, मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक है। इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है? मेरी जेब में पैसा है बेटा, मैं देता हूँ, कोई बात नहीं। प्रिया को जरा अजीब लगता है क्योंकि उसके ससुराल में पैसों को लेकर ऐसे बातें पहले कभी नहीं हुई थी। इसी तरह थोड़ी बहुत कंजूसी के साथ 1.5 महीना निकल जाता है और आ जाता है अप्रैल का महीना। और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद तो प्रिया को थी ही नहीं। आराम से अपनी नींद पूरी करके प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है तो क्या देखती है, उसकी जेठानी ऑलरेडी रसोई में काम कर रही है। क्या हो गया भाभी, जिम जाने के वक्त आप किचन में? सुजाता दीदी को डांट लगानी पड़ेगी, लगता है उनसे काम नहीं हो रहा है अब। सुजाता दीदी के पहले 2 महीने का बकाया तनख्वाह तो दे दो भाभी, उसके बाद डांट लगा लेना, मैं तैयार हूँ डांट खाने के लिए। पर इस घर में सिर्फ काम मिलता है, पगार नहीं।
मुझे कई काम वालियों ने कहा था कि इस घर में लोग 6-8 महीने ही खींचतान करके काम वालियों को पगार देते हैं और उसके बाद बंटाधार। पर नहीं, मैं मानी नहीं और काम पकड़ लिया। अब समझ में आ रहा है मुझे। भाभी क्या बकवास कर रही है सुजाता? ये हमारे घर में नौकरों के पैसे कब से रुकने लग गए? भाभी कुछ तो बोलिए। अरे उसकी छोड़ ना, वो कुछ भी बड़बड़ करती है। तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, नाश्ता बनाना है। और आज तो A to Z खाने का सारा काम दोनों बहुएं करती हैं। नाश्ते के बाद हमेशा सेल्फ केयर करने वाली ज्योति आज अपने कमरे में ना जाकर बाथरूम में कपड़े धोने जाने लगती है। सुनना प्रिया, मैं क्या कह रही हूँ, थोड़े बर्तन पड़े हैं रसोई में, जरा हाथ फेर देगी? फिर तो दूंगी भाभी, पर हो क्या रहा है? ये सब नौकर काम नहीं करना चाह रहे क्या? तो दूसरा नौकर रख लेते हैं। ना बाहर का खाना, ना नौकरों से काम करवाना, ना ही पति से बेकार की गिफ्ट लेना। ये सब देखकर प्रिया बहुत हैरान थी। रात को कमरे में, तुम तो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे प्रेम, अब क्या हो गया? कोई और आ गई है क्या तुम्हारी लाइफ में? एक गुच्ची का बैग ही तो मांग रही हूँ मैं, वो भी फर्स्ट कॉपी, 5,000 में आ जाएगा। 5,000 जेब में होने भी तो चाहिए ना प्रिया। दुकान ठप पड़ी है, मुश्किल से 2-4 दिन। अब हम तीनों और दुकान जाएंगे, उसके बाद वो भी नहीं, तुम्हारे पास ही रहूंगा मैं। मुझे ही अपनी गुच्ची, मुझे ही अपना प्राडा समझ कर पहन लेना। क्या? पर क्यों? हमारी शादी सर्दियों में हुई थी, इसलिए कुछ बातें तुम्हें पता नहीं चली, जो लगता है कि अब बतानी पड़ेगी। इसे सुनने के बाद अगर तुम मेरे साथ नहीं रहने का डिसीजन लेती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शुरू से ही हमारी मोनोपोली गाजर है। हमारे गाजर का हलवा इतना फेमस है कि पूरी सर्दियों में ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। पर गर्मी के मौसम में कौन गाजर का हलवा खाता है? कोई भी नहीं। हर साल का यही ड्रामा है। जैसे ही गर्मी आती है कस्टमर्स आ जाना बंद हो जाता है और फिर बस मिठाइयों को मक्खी लगती है। इन दिनों हमारे घर पर ना नौकर टिकते हैं, ना खर्च सही से चल पाते हैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी 20 दिन की होती है, पर हमारी गर्मियों की छुट्टी 4 से 6 महीने की हो जाती है। ये सुनते ही प्रिया सब समझ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं अब समझी क्यों तुमने मुझसे पहले 7 लड़कियों को रिजेक्ट किया था। पहली मुलाकात में मैंने तुमसे क्या कहा था प्रेम? कि मैं बिजनेस संभालना चाहती हूँ। तो गर्मियों में हमारी मिठाई की दुकान मेरी हुई। तुम चिंता मत करो प्लीज, मैं सब संभालूंगी। और अगली सुबह से काउंटर संभाल लेती है प्रिया। अपनी शॉप में जाती ही प्रिया सबसे पहले किचन की टीम को एक साथ खड़ा करती है। तो आप ये बताइए, आप लोग सिर्फ मिठाइयाँ ही बना सकते हैं या आप में से कोई आइसक्रीम बनाना भी जानता है? मैं जानता हूँ मैम, मैंने कई रेस्टोरेंट में काम किया है, कई आइसक्रीम पार्लर में काम किया है। अगर आपको रेस्टोरेंट का तीखा खाना खाना है तो वो भी बना सकता हूँ। बस काम चालू रखिएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए। ये बताइए, क्या आप गाजर की आइसक्रीम बना सकते हैं? थोड़ा चैलेंजिंग होगा मैम, पर मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। साथ में चोको चिप्स रख लेंगे या कोई ड्रिंक। गर्मियों में कस्टमर को यही तो चाहिए। और प्रिया दुकान को आइसक्रीम पार्लर में बदल देती है। गाजर का हलवा गाजर की आइसक्रीम में बदल जाता है और दुकान के बाहर 30% डिस्काउंट का एक बड़ा सा बैनर लग जाता है। फिर क्या था, इस आइसक्रीम को खाने के लिए कस्टमर की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। मुझे ये रंग बिरंगा आइसक्रीम खाना है मम्मा। ये लोग तो मिठाइयाँ बेचते थे, तो डिस्प्ले में आइसक्रीम क्यों लगा रखी है? अंदर जाकर देखती हूँ। मीनू जैसे अंदर जाती है उसकी खातिर में प्रिया आइसक्रीम परोसती है। आराम से खाइए भाभी, और तुम भी बेटा, ये टेस्टिंग के लिए है, इसकी कोई चार्ज नहीं है। आपको अगर आइसक्रीम अच्छी लगे तभी हमसे परचेज कीजिएगा, और अगर बुरी लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम बदलाव कर सके। नहीं नहीं आंटी, इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, ये बहुत टेस्टी है। मुझे दिला दो ना मम्मा आइसक्रीम। एक काम कीजिए ना दीदी, आप इसे कह दीजिए कि आइसक्रीम खत्म हो गया है। आप तो जानती है ना आइसक्रीम बच्चों की सेहत के लिए कितनी खराब होती है। पहले तो आप लोग गाजर का हलवा बेचते थे तो मैं चिंटू को यहाँ ले आती थी, पर गर्मी में गाजर का हलवा।
जो एक क्वालिटी का गाजर का हलवा आपको सर्दियों में हमारी दुकान पर मिलता था, वही एक क्वालिटी के गाजर की आइसक्रीम है ये। इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया। आपका बेटा इसे आराम से खा सकता है। अब बात ऐसी हो तो कोई माँ क्यों ही टेंशन ले। नरेश जी की दुकान का गुडविल तो था ही, तो उनकी बहू की बात पर कोई विश्वास कैसे ना करता। मीनू आराम से चिंटू को आइसक्रीम दिला देती है और खुद भी एक आइसक्रीम लेकर घर चली आती है। अंकल जी, आपको ये आइडिया पहले ही ट्राई कर लेना चाहिए था। सर्दियों में गाजर का हलवा और गर्मियों में आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम तो हेल्दी भी है, वरना मार्केट की आइसक्रीम खाओ और जाकर बिस्तर पकड़ो। जबकि ये तो प्रॉपर गाजर की बनी है, तो हेल्दी भी है। मेरे लिए ना और डब्बे पैक कर दीजिए प्लीज। और गाजर का हलवा भी गर्मा गर्म पैक करके दीजिएगा अंकल। गरम हलवे के साथ आइसक्रीम कैसा कॉम्बिनेशन है ना प्रीति। अपनी दुकान में फिर से वही चकाचौंध देखकर प्रेम की आंखें भीग जाती है और वो प्रिया को गले लगा लेता है।